18 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हैं जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा परिवार हैं और हम लोग पिछले लगभग 3 साल होने वाले हैं, 3 साल से इस अभियान को चला रहे थे। हमारी कोई पॉलिटिकल मंशा भी नहीं थी इसको करने की, और मेरा मानना यह है कि समाज की कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं। उस जिम्मेदारी के नाते मैं ये काम कर रहा था कि मुझे जो नॉलेज है, जो मेरे पास जो भी है, मैं लोगों को दे पाऊं। लेकिन जब देखा कि समस्या इतनी गंभीर है और समस्या का समाधान हो ही नहीं पा रहा, सरकारों से बात करी, केंद्र सरकार से बात करी, राज्य सरकारों से बात करी, नेताओं से कहा भाई तुम इस मुद्दे पे काम कर लो, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं और मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के लगभग नेताओं को, मंत्रियों को, सबको जानता हूं, मेरे स्टूडेंट भी बहुत सारे। मैंने उनसे कहा भाई आप कर लो ये काम। वो कहते नहीं जी, मुद्दा तो बहुत बढ़िया है, गंभीर भी है, लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि हम संभाल नहीं पाएंगे, इसको तो कोई बड़ा व्यक्ति ही संभाले। मैंने कहा भाई तुम सांसद विधायक बन गए, तुम नहीं संभाल पाओगे तो तुमसे बड़ा और क्या प्रधानमंत्री संभाल ले फिर। लेकिन उनसे बात करके 2-3 चीजें पता चली। एक तो ये पता चला कि उनकी मंशा ही नहीं है कि समस्या पर बात की जाए। एक नेता ने तो मुझे यहां तक कहा कि आप क्यों बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं, जनता को अपनी समस्या से समाधान कराने के लिए काम कराने की जरूरत नहीं है, जनता चाहती नहीं कि उनकी समस्याओं के समाधान हो, वो तो सिर्फ धर्म जाति में पड़े रहना चाहती है, फालतू के मुद्दों पर बात करना चाहती है। मैं कह नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लोगों से मिला हूं, मेरे सामने लोग रोते हैं। कल भी एक साथी आए थे, व्यापारी हैं, उन्होंने अपना घर बार बेच दिया, सब कुछ चला गया उनका। उन्होंने कहा साहब मैं मरने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था, आपकी वीडियो सुनी, उसमें एक बात सुन ली कि ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं है, ये गलती है, मिस्टेक है। कह रहे बस आपके सेंटेंस ने मेरा जीवन बचा लिया, आज मैं जिंदा हूं इस कारण से। और हम 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से रोक चुके। उसका एक बड़ा कारण यही था कि हमने अपनी तरफ से इस तरह का प्रयास किया कि हम निःशुल्क लोगों की सेवा करें। फिर लोगों से बात की भाई क्या किया जाए, तो लोगों ने कहा नहीं, लोकसभा चुनाव में चुनाव आ रहे हैं, सरकारों पर दबाव बनाते हैं और हम अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। मैंने नहीं भाई ये सब काम नहीं है, मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, सभी पार्टियों के लोग हैं, कल को कोई नाराज हो जाएगा, पता चला दिक्कत आ जाए। लोग नहीं साहब हम सपोर्ट करेंगे। मैंने चलो अगर तुम सपोर्ट करोगे तो हम जितनी भी बड़ी पार्टियों के नेताओं को किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम चुनाव में आम लोगों को सपोर्ट करेंगे। 508 उम्मीदवारों को 543 में से हमने सपोर्ट किया। वैसे किया तो हमने 543 को, लेकिन कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों के नॉमिनेशन कैंसिल हो गए जिन्हें हमने समर्थन दिया था। 508 ने चुनाव लड़ा, 3 सांसद बन गए, 3 जीत कर गए। एक राजस्थान से जीत करके आए हैं, एक यूपी से जीत कर आए और एक लद्दाख से जीत करके आए। वो तीनों सांसद टच में भी हैं, प्रयास भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा सर हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, कह तो रहे हैं सदन में, लेकिन हम 3 की सुनेगा कौन, ना तो हम सत्ता में है ना विपक्ष में है। और ये दबाव अगर हम राज्यों के स्तर पर भी बनाएं तो शायद काम हो सकता है। तो जो रणनीतियां उनके लिए बनाई गई और वो सांसद बने जिन रणनीतियों के आधार पर, और जो पिछले 18 वर्ष से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, मैंने तय किया आम लोगों को शुरुआत करके दिल्ली से पहले जैसे समर्थन दिया था, इस बार अपने उम्मीदवार खड़े किए जाए। और मैंने उन्हीं लोगों से कहा भाई जो लोग मिशन चला रहे हो तुम लोग अपनी पार्टी बनाओ, क्योंकि मेरी तो कोई पार्टी नहीं, मैं तो सभी पार्टियों के नेताओं के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरी सभी जगह लोग हैं। तो सुरभि श्रीवास्तव भारतीय जो सीए भी हैं, वित्त समिति के हमारे अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली और उनको ही कर्जा मुक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया गया, वो उसको राष्ट्रीय स्तर पर लीड कर रही है। दिल्ली में संजय जी ने कहा सर मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, तो उनको दिल्ली की प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। और क्योंकि सबसे पहले चुनाव दिल्ली में ही आए हैं, तो हमने कहा दिल्ली में तैयारी शुरू करते हैं। 70 लोगों को, साधारण लोगों को, यहाँ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े साधारण है। अभी आज 3 उम्मीदवार आए हुए, एक उम्मीदवार और आ रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ कितनी विजिट है संडे को, 7-8 विजिट है, 8 विजिट है संडे को। हम ऐसे फाइनल नहीं कर रहे कोई आया दे दिया, ऐसे तो बहुत लोग आ रहे हैं। कल भी इंटरव्यू है, कल कितने इंटरव्यू है हमारे यहाँ, 35-40 लोग थे, उनमें से हमने 6 लोगों को सिलेक्ट किया कर। उन 6 में से सिर्फ 3 लोगों की विजिट होगी संडे को। लेकिन हाँ, साधारण लोग, ये भी आप लोग भी साधारण हो, जज्बा होना चाहिए। जज्बा किस चीज का? जनता की समस्या का समाधान हो। धर्म जाति पर हम काम नहीं करेंगे, हम धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आपने मेरा नाम पता है, शाहनवाज चौधरी भारतीय, हम सब लोग अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं। संजय कुमार भारतीय, राहुल पार्चा भारतीय, जितने भी लोग हैं सब ने अपने नाम के साथ भारतीय लगाया। और हमारी इस मिशन का भारतीयता की मुहिम जो हमने चलाई थी, तो 50 लाख से ज्यादा लोगों तक ये मुहिम पहुंची। और आज कर्जा मुक्ति अभियान में भी जो लोग जुड़े वो भारतीय लगाते हैं अपने नाम के आगे,
और इसमें बताने में कोई बुराई भी नहीं, हम सब भारतीय हैं भाई, हमने कोई भेदभाव ना करना है ना भेदभाव किसी को करना देना है। तो तय किया गया कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो जनता की समस्या को समझते हो, कर्जे की समस्या को समझते हो और इसका समाधान करना चाहते हो। फिर दिक्कत आई कि उन्हें ट्रेन कैसे किया जाए, गाइड कम करेगा। अच्छा, मेरी ट्रेनिंग की मैं फीस भी लेता हूँ भाई, मैंने बताया था 3 लाख रुपए मैं सिर्फ रणनीति बनाने के लेता हूँ, ट्रेनिंग के लेता हूँ, जिसमें देता कुछ नहीं हूँ मैं। 3 लाख रुपए से ट्रेनिंग और 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी रणनीति बनाने के, चुनाव के। अभी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए रणनीति बना रहा हूँ। मैंने तय किया जो कर्जा मुक्ति अभियान में हमारे साथ जुड़े हैं या जो कर्जा मुक्ति पार्टी में जुड़ेंगे, कर्जा मुक्ति पार्टी ने इंस्टीट्यूट को जिम्मेदारी दे दी कि आप उन्हें ट्रेन करिए, उम्मीदवारों से कोई पैसा नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। और क्यों नहीं लेंगे? हमारे भी तो खर्चे हैं, यहाँ भी कनॉट प्लेस ऐसी जगह में इतनी बड़ी जगह रखना, मेंटेन करना खर्चा हो रहा है। जितना हमारा सामर्थ्य है हम अपना खर्चा कर लेंगे। हम उम्मीदवार से खर्चा नहीं लेना चाहते। हमें लगता है कि उम्मीदवार अपना खर्चा ही कर ले, अपना प्रचार प्रसार कर ले, वो उतना ही बहुत है। अब सवाल ये उठता है क्या क्या ट्रेनिंग में होगा, कैसे सिखाएंगे, तो इसलिए आज बुलाया था। और सिर्फ उम्मीदवार को नहीं बुलाया था, क्योंकि उम्मीदवार के अकेले में बंद कमरे बैठ के 1-to-1 कुछ भी कर लो। जब उसकी टीम के 1-2 लोग होते हैं तो उन्हें पता रहता है कि मैं किस व्यक्ति के साथ जुड़ रहा हूँ। इसने कहा था 1-2 लोग 4 लोग जो आपके खास हैं उनको लेके आना, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम किस बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई उन धन्ना सेठों के खिलाफ है जो ये चाहते हैं सारी पूंजी सारी संपत्ति उनके हाथ में रहे और आम जनता को कुछ ना मिले। तो ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, ये लड़ाई मुश्किल होगी। तो उसके लिए आपकी इस जिंदगी की महाभारत का, इस राजनीतिक महाभारत का मैं सारथी बनने को तैयार हूं, अगर तुम अपनी जिंदगी की महाभारत के इस लड़ाई के अर्जुन बनने को तैयार। लेकिन अर्जुन मतलब ये आसान नहीं है। अर्जुन मतलब तपस्या, अर्जुन मतलब त्याग, अर्जुन मतलब हिमालय पर्वत पर जाकर धनुर्विद्या सीखना, अर्जुन मतलब अज्ञातवास। बहुत कठिनाइयां आने वाली हैं, इसलिए अभी भी समय है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं आगे बढ़ना तो वापस लौट जाओ, क्योंकि जैसे आज के बाद अब क्या होगा, पोस्टर लगने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे होर्डिंग लगेंगे, लोगों को मैं तुम्हारे यहाँ भेजना शुरू कर दूंगा। दिल्ली में मैंने बताया 2 लाख से ज्यादा परिवार जुड़े हमारे साथ, और सब थोड़ा बहुत राजनीति समझते हो, एक परिवार में 4 वोट तो होती है, तो 2 लाख परिवार का मतलब 8 लाख वोट तो आज की डेट में है हमारे पास। और अब आपको सिखा दूंगा कैसे फॉर्म भरवाना है। ऑनलाइन ही भरना है सारा काम, लेकिन आपके यहाँ कोई आ गया तो उसका ऑफलाइन फॉर्म भर लो, रिकॉर्ड रख लो। आपके मोहल्ले में आज का आपका मोबाइल नंबर आज मिल जाएगा हमें, हम उस मोबाइल नंबर को अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, यहाँ से ये व्यक्ति हमारा विधानसभा का इंचार्ज बना है। अभी हम आपको प्रभारी बना रहे हैं, उम्मीदवार नहीं बनेंगे। अभी आप जो काम करेगा वो उम्मीदवार बन जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको लगता है नहीं मुझसे बढ़िया कोई वहां मिले, तो उसको मौका दे देना है। हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य है जनता की लड़ाई लड़ना है, और जो लड़ पाए हमसे बेहतर। जैसे भाई की बात मुझे बढ़िया लगी, उन्होंने कहा साहब मैं रिजर्व कैटेगरी सीट है और मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो मैं तो कर ही नहीं सकता। तो उस दिन हमने क्या कहा, जहां आपको ठीक लगे। कौन सी सीट उन्होंने बोली भैया ने? रोहिणी और रिठाला। फर्क मैं कह रहा हूँ, हमें फर्क ही नहीं पड़ता ना, हम जाति देखते हैं ना हम धर्म देखते हैं, हम तो सिर्फ सरकार का कानून देखते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं। संविधान ने कहते रिजर्व है, वहां भाई लड़ नहीं सकता। अब मैं उसमें मैं क्या कर लूंगा, मैं इसको झूठ बोल दूं भाई तू वहीं तैयारी करता रहे, कल कोई मेरे को कहेगा सर आप तो यार पॉलिटिकली नॉलेज थी, आपको पता था, आपने मुझे गाइड नहीं किया। तो मैंने उसी दिन पहले दिन ही बताया भाई को कि देखो वहां से नहीं हो पाएगा, वहां तुम्हारी टीम का कोई बंदा ढूंढ लेंगे, तुम्हारे रेफरेंस से कोई बंदा मिल जाए उसे दे देंगे मौका, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनरल वाले को वहां लड़वा दूं। अच्छा, रिजर्व वाला जनरल सीट से लड़ सकता है, लेकिन जनरल वाला रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकता, संविधान की लिमिटेशन। बट मोटे मोटे तौर पर अब से तुम्हारा प्रचार प्रसार काम वो सब तुम्हें करना है, गाइड मैं करूंगा, रणनीति मैं बनाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें जो रणनीति बनाऊं ऐसी हो कि अगर तुमने उसे सही इंप्लीमेंट कर दिया तो कम से कम 20-25 हजार परिवार जुड़ जाए तुम्हारे साथ। लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, दफ्तर रोज खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी तो अनाउंस नहीं किया है। लेकिन जिस दिन अनाउंस कर देंगे कि कार्यालय है, यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, जब लोग आएंगे तो ऐसा ना हो कि वहां शटर लगा हो कि भाई सर ने कहा भेजा यार, ये तो बंदा ही अवेलेबल नहीं। फिर तुम्हारे पोस्टर जो लगेंगे तो पोस्टर पे कोई फोन नंबर डालना चाहो तो उस फोन नंबर को उठाया भी जाए, जो फॉर्म में फोन नंबर जाएगा कि फॉर्म भरने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, वो नंबर अटेंड भी करो। और कितनी कॉल आएंगी, कितनी कॉल आती है भाई आप बताओ, कितनी कॉल आती है एक दिन में? 50 के आसपास आते हैं मिनिमम। नहीं ज्यादा कॉल, जब वायरल हो जाए तो हालत ये है कि एक कॉल आप उठाएंगे, 2 कॉल आप मिस करेंगे, और वो क्योंकि लोग इतने परेशान हैं।
अच्छा वो ऐसा है, मैं कह रहा हूँ 50 है कि 500 है, वो मैटर नहीं करता। मैटर है 5 से ही बात करो, लेकिन 5 से बात तो कर लो। बात तब करोगे जब फोन उठाओगे। अच्छा तुम बिजी हो अपने बिजनेस में, काम धंधे में। कई लोगों को हमने इसलिए रिजेक्ट किया, रिजेक्ट तो नहीं कहूंगा, वो भी टीम में रहेंगे तुम्हारे, जो यार उम्मीदवार नहीं बन पाए, जुड़ नहीं पाए, उन्हें मैंने बोला कोई बात नहीं, जब हमारा वहां उम्मीदवार या प्रभारी बन जाए तो उसकी टीम में जुड़ जाइए। रिजेक्ट उन्हें भी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि कोई आया है घर से, जुड़ना चाहता है हमारे साथ, तो काम दिया जाए, साथ काम करेंगे। लेकिन मैंने उसको मना क्यों करा? वो कहता साहब मैं 9 से 5 तो नौकरी करता हूँ। मैंने भाई तेरे या तो दफ्तर वाले तेरे को निकाल देंगे थोड़े दिन बाद, नहीं तो तू ये छोड़ देगा। तो कल छोड़े आज ही छोड़ दे, क्योंकि इतने फोन बजेंगे। वो जहाँ नौकरी करते हो गया भाई, तो अपना काम धंधा ही कर ले, तेरा तो सबसे बढ़िया चल रहा है। अच्छा अभियान निःशुल्क है, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लेना है हमने इस अभियान में। आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया भाई, किसी तरह का भी कोई बता दे आज तक 1 रुपया नहीं लिया मैंने, और लूंगा भी नहीं। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। मेरी जो भी सामर्थ्य है, मैं एमपी एमएलए को जो ट्रेनिंग देता हूं वो लेवल की ट्रेनिंग तुम्हें दूंगा, लेकिन उसी को दूंगा जो बढ़िया काम करेगा। तुम काम करते रहो, जैसे जैसे बता दे रहे हैं। जैसे पहली रणनीति क्या है, आज से ट्रेनिंग शुरू होगी। मैं तो इसलिए बोलता हूं भाई ट्रेनिंग से काम शुरू करो। डे 1 से क्या करना है, आप अपने एरिया में मिल लिए लोगों से, हमारी टीम ने आपका एरिया आके देख लिया, आपको अप्रूव कर दिया कि आप हमारे विधानसभा प्रभारी। अब आपको पोस्टर का डिजाइन बना के हमारी टीम दे देगी, आपका फोटो लगवा के दे देगी, या आपको ओपन फाइल दे देगी, आप फोटो खुद लगवा लेना। बेसिक डिजाइन फिक्स रहेगा। उस पोस्टर को लो, प्रिंट करवाओ और अपने एरिया में लगवाओ। होर्डिंग का डिजाइन दे देंगे, सेम डिजाइन, वही होर्डिंग का है, वही बैनर का है, वो थोड़े बड़े साइज के होर्डिंग लगवाओ, 10-20 बस। उससे क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा ये व्यक्ति कर्जा मुक्ति पार्टी में जुड़ा हुआ है, कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हुआ है। लोग आपसे आके संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद क्या पूछेंगे वो? सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे, भाई आप कर्जा कैसे माफ करवाओगे? तो हमारा मिशन कर्जा माफी का नहीं है, कर्जा मुक्ति का है। कर्जा माफी और कर्जा मुक्ति में अंतर है, पहले ये समझो। क्या अंतर है? कर्जा मुक्ति का मतलब पूरी तरह से तेरे को कर्जा मुक्त करना। उसका एक मार्ग माफी हो सकता है कि माफ करा दें, एक मार्ग ये भी तो हो सकता है कोई व्यापार करा दिया जाए, एक मार्ग ये भी तो हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, एक मार्ग ये भी तो हो सकता है 2 साल का समय दिलवा दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम कर्जा माफी की बात नहीं करेंगे, हम कर्जा मुक्ति की बात करेंगे। दूसरा, वो कहेंगे भाई अभी तक आपने क्या किया? भाई ये काम हमारा नहीं, कर्जा माफ हमें नहीं करना, कर्जा मुक्ति हमें नहीं करनी। किसने करनी है? सरकार ने करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तुम्हें लगता है अगर कर रहे हैं हम ये फ्री में, साथ आ जाओ, लगे नहीं करना पैसा मत लेना, बस ये ध्यान रखना तुम भी। तो कई लोगों ने इस मिशन को बदनाम करने की कोशिश करी, हमने तो पैसा नहीं लिया। उसने क्या करा, और यार 1000 लोग आ गए, मेरे बिहार में हुआ, 1000 लोग आ गए, इनसे 10-10 रुपए ले लेता हूँ फॉर्म भरने के नाम के, ले लिए। 10,000 रुपए में तूने क्या कमा लिया? मिशन बदनाम कर दिया। अब लोगों को क्या लगा, तो 10-10 रुपए क्या कर, अरे यार कम से कम पहचान तो लो, बंदे को तो पहचानने से। कोई आदमी 10-10 रुपए इकट्ठा करने के लिए इतना बड़ा मिशन चलाएगा क्या? तो अपनी ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारी इमेज पर और इस मिशन की इमेज पर दाग लग जाए। और अगर ऐसा कोई दाग लगे, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैंने तुरंत उसका सेंटर कैंसिल कर दिया। मैंने नहीं भाई तू फॉर्म नहीं बनवा सकता। हमें तो सेवा करने वाले लोग चाहिए जो ईमानदारी से, जितना समय आप कहते हो मैं दिन में 2 घंटे बैठूंगा, आप अपना टाइम बता दो जी, मैं सुबह 10 से 12 मिलूंगा। हम तुम्हें कहेंगे अपने बोर्ड पे नाम के साथ, पोस्टर के साथ नीचे टाइम और लिख दो, मैं सबसे मिलने का समय ये, बस। अब कोई इससे पहले आ गया तो जो बंदा तुम्हारा कार्यालय हो, ऑफिस बॉय जो भी हो, वो कहते भाई साहब इस इतने बजे मिलेंगे। अगर मान लो कोई व्यक्ति ये बोल दे मैं शाम को मिलूंगा, 5 बजे शाम को आऊंगा, आप अवेलेबल नहीं हो, आप बोलते भाई मैं शाम को तो अपना काम धंधा देखता हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ करना है, मैं थोड़ा दोपहर में मिल लूंगा, या संडे का दिन या जो भी दिन तुम्हें लग रहा है, जिस दिन पूरे दिन अवेलेबल भाई उस दिन आ जाइए। उसकी बीमारी है, उसकी परेशानी, वो बार बार आएगा तुम्हारे पास, बट आए तो प्यार से प्रेम से बात करनी, क्योंकि वो परेशान है। एक बेचारा, उसको कोई बैंक वाला फोन कर रहा होगा, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा होगा, कोई साहूकार परेशान कर रहा होगा, सबसे पहला काम क्या करना, उसे ढांढस बनाना, नहीं घबराना, उसको समझाना कि मरना नहीं है, मर जाना कोई समाधान नहीं है, हमने लोगों को मरने से बचाना है। और मेरा मिशन, मेरा उद्देश्य है दिल्ली में कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करे साहब, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा उद्देश्य, उसके लिए जो करना पड़े करेंगे। अच्छा कोई कहे भाई मरने जा रहा हूं, बता,
तू आज मर जाएगा। मान ले कल सरकार ने कर्जा माफ कर दिया, फिर तेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? लड़ाई लड़ रही ना तेरी, तो थोड़े दिन इंतजार कर ले। और क्या दिक्कत है? रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, तेरे लिए गुरुद्वारे में धर्मशाला में व्यवस्था करा देंगे, मर तो मत। और किसी भी धर्म का हो, ये मत देखना कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा। हमारा इंसानियत धर्म है, हमें उस व्यक्ति का जीवन बचाना है। अगर और हर धर्म में कहा जाता है भाई, एक इंसान का जीवन बचा लिया तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता जीवन में। और आज हम ये काम कर पा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यही है साहब, 1.5 लाख लोगों का जीवन बचाया। मैं महाराष्ट्र के व्यक्ति मिला, रस्सी लेके आया था अपने साथ, कह रहा सर ये है वो रस्सी, इससे मैं फांसी के फंदे पे झूलने वाला था। कह रहा मैं मरने जा रहा था, फोन निकाला फेसबुक पे लाइव आके बताऊंगा लोगों को, भाई कर्जे का आज मैं मरने जा रहा हूँ। 30 लाख रुपया कर्जा था मात्र, और लॉकडाउन के कारण कर्जे में हुआ, उसका व्यापार चल रहा था। कह रहा मैंने फेसबुक खोला लाइव आने के लिए, आपकी वीडियो आ गई। देखो कुदरत कैसे बचाती है किसी को। और तुम मानते हो ना मानते हो, कोई ताकत है साहब, मुझे भगवान कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, जो भी कह लो, कोई ताकत है जिसके कारण हम जिंदा है, हम काम कर पाते हैं। कुदरत ने उसे बचाना था, उसके सामने मेरी वीडियो आई, मरने जा रहा है बंदा, देखो चढ़ा हुआ है, मरने जा रहा है, उसने ये क्या है, और लिखा ऊपर कर्जे के कारण कोई गलत कदम ना उठाए। अच्छा मर तो रहेंगे, 2 मिनट बाद मर लूंगा, सुन लेता हूँ। क्लिक करा, सुना, वही बात कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मरना नहीं। क्या साहब वो वीडियो सुनी, थोड़ी देर सोचता रहा यार, ये आदमी झूठ तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं मुझे कहीं और फंस जाऊं। तो दिमाग में आया यार, थोड़ी देर बाद मर रही हो, एक बार इस आदमी से मिल ले। बाई चांस उन दिनों में महाराष्ट्र के दौरे पर था, उसने टीम को संपर्क किया। मैं महाराष्ट्र में जब मिल रहा हूँ, पब्लिक से मिलते हैं तो सड़क पे मिलते हैं, कहीं जाते हैं तो बोलते हैं बस स्टैंड पे आ जाइए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इतनी, हमारी टीम के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर दें। कहते भाई जाए तो वहीं आ जाएंगे हम। बस स्टैंड पे खड़े हुए, 50-100 लोग आ गए, वो भी आ गया, अपनी वाइफ को लाया, बेटी को लाया, और उसने पैर छुए, कह रहा बस आप भगवान हो। उसकी वाइफ ने कहा कि देखो इनके कारण, आपके कारण आज मेरे पति जिंदा है। और फिर उन्होंने जब सुना, फिर मैंने समझाया, मैंने तो इतना अच्छा व्यापार करता था, कह रहा 1.5-2 करोड़ रुपए मैं सालाना कमा लेता था, और इस लॉकडाउन के कारण इतना बर्बाद हो गया हूँ कि आज मैं ब्याज भी नहीं चुका पा रहा। मैंने देख ये बुरा समय है, आज नहीं तो कल निकल जाएगा, लेकिन ये जीवन तो दोबारा नहीं मिलेगा। वक्त खराब कितना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल बर्बाद हो जाने का मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाना नहीं है। 10 साल मान लो जीवन के कम हो गए, जीवन तो 50, 60, 70 साल का है यार, और 40-45 साल का था। रोने लगा, कह रहा बस सर यही बात तो मुझे लगी कि कोई आदमी हमारे लड़ाई। और मैंने कहा देख मुझ पर तो कर्जा नहीं, मेरी टीम पर कर्जा नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए फ्री में लड़ रहा हूँ यार। जब एक आदमी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ सकता है, तुम अपनी लड़ाई के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? और आज वो हमारे साथ टीम में है, नए लोगों को भी जोड़ रहा है निःशुल्क, बस कोई पैसा नहीं लेता। फॉर्म भरवा लोगों का, लोगों को बोलो तुम्हारी जानकारी हमारे पास आई, हम कोशिश करेंगे सरकार पर दबाव करें। और मैं आपसे भी वादा करता हूँ, और आपसे वादा ले भी रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसी मदद करनी है, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए, जैसे कई लोगों ने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं चुनाव में, मैंने कोई बात नहीं, तुम मत लड़ना चुनाव, पोस्टर बैनर लगा लेंगे ना, इतना कर। कोई वहां से पोस्टर बैनर देख के आएगा क्या भाई साहब मैं भी लड़ना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ पार्टी में, उस मजबूत को लड़वाएंगे, तू उसकी टीम में आ गया। तू किंग क्यों बनना, किंग मेकर बन। हर कोई चुनाव लड़े जरूरी थोड़ी है, कुछ लोग चुनाव लड़वाओ, कुछ टीम का हिस्सा बनो। और मैं बता रहा हूँ 15 दिन के अंदर अंदर पोस्टर लगाने के, कार्यालय खोलने के 15 दिन के अंदर अंदर इतनी भीड़ आ जाएगी तुम्हारे कार्यालय पे, तुम संभाल नहीं पाओगे साहब। रामला मैदान में हमने कार्यक्रम किया था दिल्ली में 8 अगस्त 2023 को। उसका है ब्रोशर है क्या हमारे पास, लेके आना। 8 अगस्त 2023 को कार्यक्रम था रामला मैदान में। वो रामला मैदान जिसमें बिना पैसे के भीड़ आती नहीं, वो रामला मैदान जिसमें खाना नहीं दो तो लोग इकट्ठे नहीं होते। वहां हम भूख हड़ताल पर थे, खाना नहीं दिया हमने, पानी की व्यवस्था भी सही नहीं दी। 2.5 लाख लोग पहुंचे थे, 2.5 लाख दिल्ली के लोग पहुंचे थे। और आज जहां बुलाएंगे वहां आ जाएंगे, हम नहीं बुला रहे। क्यों? हमें लगता है कि यार बुला लेंगे बाद में कौन संभालेगा, तो हमने कहा पहले लीडर तैयार करो, पहले ऐसे लोग तैयार करें जो संभालने को तैयार हो। तो आपको चुना गया, और अब आपके पास टीम है, अब आपने अपना कार्यालय खोलना है, काम करना है। बाकी पार्टी का काम तो संजय जी बताएंगे कैसे कैसे करना है। मोटे मोटे तौर पर आपकी शुरुआत कैसे होगी वो मैं बताऊंगा। ये है रामला मैदान का कार्यक्रम।
और ये है भीड़ रामला मैदान की। पैर रखने की जगह नहीं थी साहब। 8 अगस्त 2023 को कार्यक्रम था, पिछले साल की बात, और ये भीड़ दोबारा आ रही है। हम जिस दिन 70 हमारे लीडर मजबूत तैयार हो जाएंगे, ये 70 लोगों को इकट्ठा करके उनको बोलेंगे चलो भाई अपने अपने हजार लोग रामला मैदान में लेकर, और 70,000 तो वही आ जाएंगे और तुम्हारे एरिया में भी काम करेंगे। तुम अपने यहाँ बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा। अगला कार्यक्रम जो है तुम्हारे एरिया में होना है, बताया भी गया 100, 150, 200 लोग इकट्ठे करना तुम अपने। कुछ जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं उनको भी मैं अपील कर दूंगा फेसबुक से लाइव आके, तो वहाँ भी लोग पहुंच जाएंगे कि मैं मिलने आ रहा हूँ। बट जो लोग आएंगे उनके चाय पानी की व्यवस्था करनी है। कहीं ऐसा ना हो ना कि आए बेचारे और वैसे ही परेशान है, दूसरे से पानी भी ना पिला पाओ। चाय पानी की व्यवस्था करो, बैठने की व्यवस्था करो। जो नेता पैसे दे के काम करते हो तुम्हारा फ्री में होगा। नेताओं को भीड़ लाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे। नेताओं को भीड़ लाने के अलावा जो बाकी रणनीतियां हैं, ट्रेनिंग है, उस सब में पैसा खर्च करना पड़ता है, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। किसी बड़े नेता को बुलाना होता है तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, मैं फ्री में आता हूँ। बड़े बड़े कार्यक्रम में जाता हूँ, पैसे लेता हूँ। एक दिन का कार्यक्रम के 1 लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, 2 घंटे का कार्यक्रम करता हूँ, क्योंकि उनके पास है देने के लिए भाई, वो देते हैं। बिजनेस ट्रेनर भी हूँ मैं, पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूँ, तो जाता हूँ मैं। अपने जो कार्यक्रम होते हैं समाज के, जो कर्जा मुक्ति के, फ्री में जाता हूँ भाई, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। और क्यों कर रहा हूँ? एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि किसी का जीवन बचाया यार, किसी को लाइफ को हम बेहतर बना पाए। फिर तुम्हें सिखाया जाएगा कौन से नोटिस आते हैं। बैंक का नोटिस आता है, कोर्ट से नोटिस आता है, वकील का नोटिस आता है। कैसे पहचानोगे कौन सा नोटिस आया उसके पास? तो उसको क्या बोलोगे? भाई तेरे पास नोटिस आया ना, लेके आइए नोटिस, ताकि हम देखते हो ना नोटिस में क्या होगा, लिखा होगा बैंक, लिखा होगा वकील, लिखा होगा कोर्ट, लिखा होगा, तो पता चल जाएगा। नहीं तो अपनी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति रख लो जो थोड़ी बहुत वकालत की नॉलेज हो, वो देख करके बता दे कि हाँ भाई ये लीगल नोटिस ही आया है। नोटिस आया तो नोटिस का जवाब देना है, क्योंकि नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। उसे बताओ कि नोटिस आ गया, कोई फांसी नहीं है। नोटिस का मतलब क्या है? आपसे आपकी राय पूछी जा रही है, भाई आपने किस्त नहीं भरी, क्यों? अब नोटिस भी नहीं भेजेगा क्या बैंक? नोटिस तो भेजेगा ना। आप अपना जवाब लिख के भेजो, लिख कर भेजो। उसको ये बताना, ये नहीं होगा नोटिस लेके बैंक चले जाते हैं लोग और बात करके आ जाते हैं ओरली, कोई प्रूफ नहीं होता है तुम बैंक गए। तो जब भी नोटिस आए तो क्या करना है? नोटिस का जवाब रिटर्न में देना है, और नोटिस लेकर के बैंक नहीं जाना। नोटिस का जवाब जैसे बाय पोस्ट आया, बाय पोस्ट ही भेजना, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना। उसके पास अपनी प्रूफ रखना कि बैंक का जवाब मैंने दे दिया। अब क्या होगा? बैंक अगला नोटिस भेजेगा, फिर तुम जवाब दो। बैंक नोटिस बार बार क्यों भेजता है? बैंक अपनी फाइल मोटी कर रहा है। फिर जब तुम्हारे जवाब नहीं होंगे तो बैंक कोर्ट जाएगा, देखो जी हमने इतनी बार नोटिस भेजा, इसका जवाब नहीं आया। अच्छा तुमने भी अपनी फाइल मोटी कर रहे हो, नोटिस भेज भेज के जवाब दे देके, तुम कहोगे जज साहब मैंने तो पहले दिन ही बता दिया था, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरी नौकरी छूट गई है, मैंने बताया था बैंक को, बैंक ने मानी नहीं मेरी बात। हमारी बात का वजन होगा कि तुम बेईमान नहीं हो, तुम झूठे नहीं हो। ये लोग कह रहे हैं बेईमान लोग जुड़ गए। नहीं नहीं, बेईमान नहीं जुड़े। भारत का नेचर पता है क्या? भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे घर पे दरवाजे पे कोई वापस आए पैसे मांगने वाला और मुझे कुछ गाली गलौज करे, बदतमीजी करे। पैसा होगा तो दे देगा। तो प्रॉब्लम क्या, नहीं दे रहा तो समस्या नहीं दे रहा। कुछ है जो लोग बेईमान है, गलत है, व्यापारी ऐसे नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं है यार। वो नहीं चाहते मेरे घर के आगे कोई बदतमीजी करे, मेरे बच्चों को बुरा कहे। मजबूरी समझनी पड़े। और 3 कारण बने, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। ये 3 ऐसे बड़े कारण बने जो ये हमें काम करना पड़ा, और जो आज देश और राज्य कर्जे की दलदल में फंसा है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, दिल्ली का हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में बता नहीं रहा। तुम्हारे रिश्तेदार है ना 100 में से मैं लिख के दे रहा हूँ 90 कर्जे में होंगे। चाहे गाड़ी का लोन होगा, घर का लोन होगा, चाहे मोबाइल का लोन होगा, चाहे वो बच्चे के एजुकेशन का लोन होगा, चाहे साहूकार से लिया होगा, बता नहीं रहा। जैसे तैसे करके बेचारा बस जिंदगी गुजार रहा है, यहां से आया तो यहां दे दूं, यहां से आया तो यहां दे दूं, दूसरों के लिए कमा रहा है। और जब बड़े बड़े अमीरों का यार लाखों करोड़ रुपए लोन माफ हो सकता है, तो आम इंसान कितना लोन है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उनको क्यों नहीं राहत मिल सकती? यही हमारी लड़ाई। इसी लड़ाई की आवाज तुम बनने जा रहे हो। तो आज बस मैं इतना ही बता रहा हूं कि तुम्हें मैं ट्रेन करूंगा, गाइड करूंगा। बूथ लेवल मैनेजमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट क्या है, कैंडिडेट मैनेजमेंट क्या है, मीडिया कैसे मैनेज करना है, किस तरह से पब्लिक आएगी तो उनका मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, वो सब मैं गाइड कर दूंगा। मैं और मेरी टीम भी ट्रेन है, ये लोग भी गाइड करेंगे। तुम्हें प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, बहुत ट्रेन है,
ऑलरेडी 10-12 साल का उनका सोशल सर्विस का भी एक्सपीरियंस है। और जैसे मैंने कहा, हमारी किसी पार्टी या नेता से लड़ाई नहीं है, इसलिए किसी नेता से लड़ना नहीं, किसी नेता को बुरा नहीं कहना। हमारी तो भाई एक मांग है। क्या मांग है हमारी? या तो इनका कर्जा माफ कर दो, और अगर माफ नहीं कर सकते 2 साल का समय दे दो। समय भी नहीं दे सकते, कोई जरिया बना दो, कोई इनका व्यापार दे दो, कुछ दे दो, इसे बस मरे ना ही। और एक अपील प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कर दें देश की जनता से, कर्जे के कारण कोई आत्महत्या ना करे। ये 5 शब्द क्या ये प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते? जगह जगह भाषण देते हैं यार, 4 लाइनें नहीं बोल पा रहे, कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, इतना सा बोल दो यार। ये अपील मैं मुख्यमंत्री से कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल से, यही मैं अपील कांग्रेस के नेताओं से करता हूँ, यही राहुल गांधी से करता हूँ। भाई इतना कह दोगे ना तो जनता को एक भरोसा हो जाएगा, मेरा नेता कह रहा है, मरना नहीं है। जब मेरे कहने से 1.5 लाख लोग रुक सकते हैं, तो प्रधानमंत्री कहने से तो करोड़ों लोग रुक जाएंगे यार। नहीं सुन रहे? और बताओ, हमारी कोई मांग नाजायज है? अगर हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आते हैं, एक दिन ये भी कहते हैं दिल्ली में कोई कर्जे कारण आत्महत्या ना करे, गलत है मांग हमारी? बीजेपी के नेता दिल्ली के कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं, इस मुद्दे पे बात नहीं करनी, नहीं करनी तो भाई हम आ गए। और मैं अभी बता रहा हूं, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम ये पार्टी वार्टी सब छोड़ देंगे, जनता की लड़ाई तुम लड़ लो यार। अब तुम भी लड़ोगे नहीं और हमें भी नहीं लड़ना, वो नहीं चलेगा। कल भी कोई कह रहा है ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, बीजेपी जीत जाएगी। ओ भाई, कौन जीते कौन आ रहा है हमें मतलब नहीं है, हमारी तो अपनी लड़ाई है। अब इसमें बीजेपी को फायदा हो रहा है तो हो रहा है, आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है, हम क्या करें, हमारी गलती नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही चाहते हैं कि हम ये सब ना करें, तो अरविंद केजरीवाल आगे आए और बोले भाई मैं बचाऊंगा, हम पिछड़ जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे, सीधा हिसाब है। नहीं तो भैया हमारे ये सीधी सी लड़ाई है। अपनी टीम बनाओ, आपकी विधानसभा में कितने बूथ होते हैं उसकी जानकारी इकट्ठा करो, कैसे करनी है मैं बता रहा हूँ, वैसे ट्रेनिंग में डिटेल में बताएंगे, ब्रीफ में बता रहा हूँ। एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं, उसमें जानकारी भेजता रहूंगा, लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी ट्रेनिंग की, ताकि तुम्हें पता रहे क्या क्या करना है। मोटे मोटे तौर पर हर 1000 वोट पर एक बूथ होता है। तो अगर मान लो कोई कहता है मेरी विधानसभा में बूथ कितने मुझे नहीं पता, तो उससे पूछो वोट कितने है बता दे। अगर उसने कहा 2 लाख, तो तुम्हारी इतनी गणित तो आती है कि 1000 पे 1 होता है, तो 2 लाख पे 200 बूथ है भाई। अब 200 में 10 कम हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, किसी बूथ पे 1100 लोग हो जाते हैं, किसी पे 900 हो जाते हैं, एवरेज में ये है। अच्छा, कोई कहता है मुझे अपने आगे वोटर नहीं पता, हो सकता है ना, कई बार बंदे को वोटर भी ना पता, वैसे तो इतना पता ही होना चाहिए, फिर भी ना पता हो, तो मोटा मोटा दिल्ली की किसी भी विधानसभा पे 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक वोट है। सबसे छोटी 1.5 लाख और सबसे बड़ी 3 लाख, इस एवरेज में आएंगे। अमूमन ज्यादातर में 2 लाख है, बीच का ही है। कुछ है बड़ी जिसमें बुराड़ी है, बुराड़ी में 3 लाख से ज्यादा वोट है। नई दिल्ली है, वहां 1.5 लाख ही है, 1.5 भी नहीं है शायद। तो कई जगह कम, कई जगह ज्यादा, एवरेज में दिल्ली का ये स्थिति है। 2026 तक दिल्ली की विधानसभा, और दिल्ली क्या देश की विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें फिक्स है, फ्रीज कर दी गई हैं। Till 2026, no amendment will take place in number of seats of Lok Sabha as well as number of seats of Vidhan Sabha. कोई चेंज नहीं आएगा। But after 2026, delimitation commission बैठेगा। ये delimitation commission क्या होता है? जो परिसीमन करता है सीटों की, सीट का एरिया का चेंज करता है। 2026 में यानी 25 के बाद 26 में दिल्ली में और पूरे देश में delimitation commission बैठेगा। ये कमीशन 1 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा और सीटें बढ़ने वाली हैं। तभी आपने देखा जब लोगों ने कहा मोदी जी नई लोकसभा बना रहे हैं, तो लोगों ने, कई लोगों ने नाराजगी जताई। सच्चाई ये है कि जब सीटें बढ़ जाएंगी और पुरानी में बैठने की जगह ही नहीं है, तो बड़ा तो बनाना नया पड़ेगा ही, इसलिए बनाई थी। लेकिन वो ना बीजेपी समझा पाई, ना लोग समझते हैं। लोगों को तो लगता है पैसा खर्च हो रहा है, फिजूल खर्च हो रही है। मैं समझता हूँ कि नहीं, बड़ी तो चाहिए। अब नई वाली में संसद में क्या है, 888 सीटें बनाई गई, 888, और अभी कितनी सीटें हैं, 543। यानी अब सीटें बढ़ने वाली हैं। कितनी बढ़ेंगी, लगभग 1.5 गुना हो जाएंगी। 1.5 गुना का मतलब, अगर दिल्ली में 7 विधानसभा की सीटें हैं, तो अब ये हो जाएंगी 10। दिल्ली में विधानसभा की सीटें 70 हैं, तो ये हो जाएंगी 100। तो सीटें बढ़ेंगी, लेकिन कब बढ़ेंगी,
2026 के बाद। तो जब डिलिमिटेशन होगा तो कैसे काम करता है, उससे हमें क्या फायदा क्या नुकसान होगा, अभी से हम तैयारी करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। जैसे भाई का एरिया जहाँ रहते हैं वो रिजर्व में, लड़ने जाना दूसरी सीट में पढ़ना, हो सकता है कल उनका एरिया इस तरह से हो जाए कि सीट रिजर्व ना होकर जनरल बन जाए और फिर वहीं से लड़ना है, तो इसमें बेनिफिट भी हो सकता है। फिर हमें बूथ पर टीम बनानी है। कितनी टीम बनानी है? हर बूथ पर 10-10 लोग चाहिए हमें। तो जैसे मैंने बता दिया, एक बूथ पर 200, एक विधानसभा में 200 बूथ इंटू 10 कितने? 2000 लोग तुम्हें अपने साथ जोड़ने। जो व्यक्ति तुम में से अपने साथ 2000 लोग जोड़ देगा, मैं लिख कर दे सकता हूं उसे कोई चुनाव हरा नहीं पाएगा साहब। क्योंकि 2000 लोगों का काम क्या है? इन 2000 लोगों का काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों तक जाना। कितने लोगों तक जाना? वोट है कितने? 2 लाख। जुड़े हुए तुम्हारे साथ 2000, तो एक एक आदमी कितनों पे जाएगा? 100 लोगों पे। एक आदमी को 100 लोगों पर जाना है। 100 लोग का मतलब एक घर में 4 वोट। कितने घर हुए? 25 घर। एक आदमी मोहल्ले के 25 घरों में जाएगा। और हमारे यहाँ तो बिल्डिंग है, तुम्हारे यहाँ तो बहुत कंजेस्टेड है, एक ही घर में हो सकता है 20 वोट निकल आए हैं? इनके तो जी एक में निकलेंगे 100 वोट, 100 भी निकल आए तो बड़ी 20 बात। परिवार निकल और आए। बड़ी बिल्डिंग है अगर, तो एक बिल्डिंग में कम से कम 4 फ्लोर तो बन ही रहे, कहीं 5 भी बन रहे, 4 तो है ही। 5 बन रहे हैं। 4 पे 2-2 3-3 फ्लैट है, 4-4 फ्लैट है, तो 16 फैमिली, यानी 2 बिल्डिंगों की जिम्मेदारी एक आदमी की। भाई इन 2 बिल्डिंगों में तूने रोज मिलना है। भाई साहब कर्जे के कारण कोई परेशान तो नहीं आपके घर में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी जानकारी में? अगर है, फ्री में फॉर्म भरवा दूंगा। और भाई साहब जिस दिन हम जीत गए उस दिन आपके कर्जा मुक्ति की जिम्मेदारी हमारी। अच्छा, आप लोग सवाल करेंगे क्या विधायक कर्जा माफ कर सकता है? कर सकता है, और दिल्ली का तो आराम से कर सकता है। दिल्ली के विधायक को हर साल पहले मिलता था 2 करोड़ रुपया, अब 5 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलती है। विधायक निधि क्या होती है? जो पैसा वो अपने विवेक अधिकार से, अपने सोच से, अपने विचार से अपने क्षेत्र में खर्च कर सकता है। अब वो बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई है, यानी 5 साल में 25 करोड़ रुपए विधायक अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ कैश मदद भी होती है, तो कुछ लोगों को आप आर्थिक मदद भी कर पाओगे। अभी नहीं करनी, बट जब विधायक बन जाओ तो करना भी। और जब सरकार में चले जाएंगे तो सरकार तो क्या कर सकती है? मैंने तो सरकार को सजेशन दिया था, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, प्रधानमंत्री आपदा कोष होता है, जैसे इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया था कोरोना के टाइम में, एक फंड और बना दो, डेप्ट रिलीफ फंड, कर्जा मुक्ति कोष। और देश की जनता को बोलो भाई इसमें 100, 200, 500 रुपए जितना डालने डाल दे, और हर महीने जितना पैसा आए उसी पैसे को जनता की कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल कर लो। सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या है? करना नहीं चाहता या करना नहीं आता। प्रॉब्लम करना नहीं चाहता वाली है, आता तो है उन्हें। मुझसे तुमसे बड़े इंटेलिजेंट है वहां अधिकारी बैठे हैं, करना नहीं है। क्योंकि अगर ये जनता कर्जा मुक्त हो गई तो ये 5 किलो राशन पे वोट नहीं देगी। अगर जनता कर्जा मुक्त होगी तो धर्म जाति में, रैलियों में, दंगों में जाएंगे नहीं है। किसी बड़े नेता का बच्चा थोड़ी जाता है, आम गरीबों के जाते हैं, जिन्हें 500-500 रुपए जाते हैं पत्थर फेंकने के लिए। भाई चल रैली में चला जा। इन नेताओं के बच्चे तो जाके विदेश में पढ़े और हमारे बच्चे जाके धर्म जाति की लड़ाई लड़े। भाई ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब बच्चे गुलाम रहेंगे। और ये कर्जा नहीं है, ये गुलामी का तरीका है। लोगों को गुलाम बना लो, और हम वो गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। तो लड़ाई बड़ी होने वाली है, कोई बहुत आसान लड़ाई नहीं है, बट शुरुआत हमने कर दी है। और शुरुआत की है तो देश की जनता जिधर जाती है उधर तो नेताओं को झुकना पड़ता है साहब। और सारे यंग लोग हैं हमारे साथ, टीम में भी यंग लोग हैं, और यंग लोगों की टीम तैयार की है, तो मुझे लगता है दिल्ली में भी एक अच्छी मजबूत टीम बनेगी। तो इस संदेश के साथ अब आज, क्योंकि मेरी एक मीटिंग भी और है, इन्होंने मुझे बताया कल कि सर आज मीटिंग रख रहे हैं। मैंने कहा भाई 1-2 दिन पहले बताया करो, क्योंकि परसों फिर मुझे बिहार निकलना है, वहाँ कुछ कार्यक्रम चलते हैं, बिहार में अगले साल चुनाव है, तो मैं पूरे देश जाता रहता हूँ, अलग अलग पार्टियों के नेताओं को हेल्प करता रहता हूँ। तो मैंने कहा चलिए आज थोड़ी देर जरूर मैं मिल लूंगा। बाकी जैसे हमारी 70 लोगों की टीम तैयार होगी तो आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए आपको रेगुलर बुलाएंगे, और यहाँ नहीं बुलाएंगे, पार्टी कार्यालय में भी बुलाएंगे, आपके यहाँ भी आएंगे। पार्टी का जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सावल नगर में है, लाजपत नगर के पास। और पार्टी का जो वर्किंग ऑफिस है वो पटेल नगर में है, करोल बाग के पास जो पटेल नगर एरिया पड़ता है वहाँ पर है। वहाँ पर भी बड़ा ऑफिस है, वहाँ पर भी है स्पेस। ये ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट का ऑफिस है जहाँ मेरा ऑफिस रहता है। तो मैंने कहा नहीं आज यहीं मिलते हैं हम लोग,
उसके बाद फिर आपके एरिया में भी आएंगे, शेड्यूल संजय जी बना देंगे। सबसे पहला काम ये है कि आपके पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, उनका डिजाइन हम आपको दें, आप खुद प्रिंट करा। किसी को लगता है मैं प्रिंट नहीं करा सकता, मेरे पास प्रिंटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो संजय जी से बात करना, जहां से हम सब प्रिंट कराते हैं वहीं से तुम्हारे प्रिंट हो जाएंगे, तुम उसको पेमेंट डायरेक्ट दे देना। मतलब हमें इससे मतलब नहीं है तुम कहाँ से करो, बट क्वालिटी अच्छी रखना, थोड़ा डिजाइन ठीक रखना, डिस्टर्ब मत करना उसको। कारंजा खोल लिया है तुमने या तुम्हारे पास घर में जगह है, हमें उससे दिक्कत नहीं है, वहीं से काम शुरू करो। अपना फोन नंबर दो, एक व्यक्ति दो जो वहां पे लोगों से मिले और काम शुरू किया जाए। ठीक है संजय जी, आपने कहा था तो मैं आ गया आज के लिए, बाकी अभी मुझे आगे निकलना है। आप लोग अपना पार्टी का संवाद करिए, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरभि जी हैं, संजय जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज इनका अपॉइंटमेंट दे दिया, अभी देना है? आज ही देना, तो आप ही करवा देना, वो तो फिर मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।